हसन एंड आई एम योर फिजिक्स टीचर। जी बेटा, आज मैं सेकंड ईयर फिजिक्स के चैप्टर नंबर 12 के नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपके खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है, आइए उसकी तरफ चलते हैं। जी बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज डाइलेक्ट्रिक। डाई का मतलब होता है दो, इलेक्ट्रिक का मतलब होता है चार्जेस। आइए देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक क्या चीज है। जी, डाइलेक्ट्रिक की डेफिनेशन लिखी हुई है, द डाइलेक्ट्रिक कंसिस्ट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स व्हिच आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ऑन एवरेज इट कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। यानी कि डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल है, एक ऐसा सब्सटेंस है जिसके अंदर जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस होंगे, और अगर जितने पॉजिटिव हैं उतने ही नेगेटिव हों तो ओवरऑल वो बॉडी या वो सब्सटेंस क्या होगा, न्यूट्रल होगा। तो इसकी चंद एक एग्जांपल्स यहाँ हमने लिखी हुई हैं, यहाँ जरा गौर कीजिए। तो इसकी एग्जांपल में मैंने सबसे पहले लिखा हुआ ग्लास। ग्लास एज डाइलेक्ट्रिक इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 2 वुड, वुड को भी डाइलेक्ट्रिक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। एंड थर्ड जो यहाँ मैंने इसकी एग्जांपल लिखी हुई इट इज प्लास्टिक, प्लास्टिक को भी डाइलेक्ट्रिक के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है एंड एटसेट्रा। और इसी तरह से बहुत सारे और मटेरियल हो सकते हैं जिनको हम डाइलेक्ट्रिक के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, हम डाइलेक्ट्रिक की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक में मैंने अभी आपको बताया कि इसमें जितने पॉजिटिव चार्जेस होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस होते हैं, और वो दोनों चार्जेस के सेंटर्स एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड होते हैं, राइट। अब इसमें वही बात मैंने यहाँ लिखी हुई है, सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्ज कोइंसाइड्स विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्ज, और वो एक दूसरे के असर को क्या कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, जिसकी वजह से ये न्यूट्रल होता है, राइट। और इलेक्ट्रिकली ये इनएक्टिव होता है, यानी कि इसके अंदर से करंट नहीं गुजर सकता या इसके अंदर से चार्ज पास थ्रू नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही इस डाइलेक्ट्रिक को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर इसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक फोर्स लगना शुरू हो जाएगी। लेट्स सपोज वो इलेक्ट्रिक फील्ड टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान है, राइट। अगर आपने डाइलेक्ट्रिक को एज मीडियम टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट्स के दरमियान रखा है, जैसा कि कैपेसिटर के केस में मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, तो इस डाइलेक्ट्रिक के जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो नेगेटिव प्लेट की तरफ, और जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, राइट। और उस अट्रैक्शन की वजह से ये दोनों चार्जेस डाइलेक्ट्रिक की सरफेस को लीव नहीं करेंगे, लेकिन अट्रैक्शन की वजह से या फोर्स के लगने की वजह से दोनों एक दूसरे से डिस्प्लेस हो जाएंगे। पहले वो उन दोनों के सेंटर्स एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइडेड थे, अब उस इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से वो एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे, जिसकी वजह से जी दोनों प्लेट्स के दरमियान पाए जाने वाले मीडियम के अंदर इस तरह से चार्जेस की जो सेपरेशन हो चुकी है, यानी कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव प्लेट और पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव प्लेट की तरफ जो अट्रैक्ट हो चुका है, और ये दोनों चार्जेस एक दूसरे से डिस्प्लेस हो चुके हैं, इस बनने वाली फॉर्मेशन को हम डाइपोल कहते हैं, और इस अमल को, इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन का नाम देते हैं। आइए देखते हैं कि इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। जी बेटा, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि डाइपोल क्या चीज है। डाइपोल की मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस आर सेड टू बी फॉर्म्ड अ डाइपोल। यानी यहां जो मैंने आपके सामने यहां दोनों प्लेट्स के दरमियान पाया जाने वाला जो मीडियम है, इसके एक सिरे पर एक किस्म का चार्ज और दूसरे सिरे पर दूसरी किस्म का चार्ज या ऑपोजिट टाइप का चार्ज पैदा हो रहा है, और इस फॉर्मेशन को हम क्या कह रहे हैं, डाइपोल कह रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकली है तो ये ओवरऑल न्यूट्रल ही है, लेकिन ये चार्ज के दरमियान एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया है। जो चार्ज पहले दोनों के सेंटर एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइडेड थे, अब वो दोनों चार्जेस एक दूसरे से एक डिस्टेंस पर मौजूद हैं, और इस तरह से बनने वाली जो फॉर्मेशन है उसको हम डाइपोल कहते हैं। यानी कि दो पोल्स बन जाएंगे, एक पोल पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव, ड्यू टू सम इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन दैट पर्टिकुलर मीडियम, राइट। अच्छा जी, अब हम बात कर रहे थे इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन क्या है। ये प्रोसेस है जिसके अंदर डाइपोल क्रिएट होता है। A process in which the molecules of the dielectric under the action of external electric field becomes dipole। यानी कि डाइपोल्स बनने का जो अमल है under the action of electric force is known as what? Electric polarization, right? अब यहाँ जो मैंने बात लिखी हुई बहुत इंपॉर्टेंट है। The charges on the dielectric faces are known as induced charges। अब ये जो आपके पास चार्जेस हैं ये इंड्यूस हुए हैं, किसकी वजह से, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से, और पहले तो मौजूद नहीं थे। अब ये सिरों पे आने वाला जो चार्ज है ये इंड्यूस चार्ज है, जो कि अंडर द एक्शन ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फोर्स इंड्यूस हुआ है ऑन द एजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर डाइलेक्ट्रिक, राइट। डाइलेक्ट्रिक के किनारों के ऊपर जो चार्ज अपीयर हो रहा है ऑपोजिट टाइप का, ये कौन सा चार्ज है, ये इंड्यूस चार्ज है। अब इस इंड्यूस चार्ज की वजह से प्लेट्स के ऊपर, कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर पाए जाने वाले चार्जेस की जो चार्ज डेंसिटी है वो कम हो जाएगी।
अब ये किस तरह से कम होगी? आपको पता है कि प्लेट्स के ऊपर जो चार्ज है उसमें से कुछ चार्ज इंगेज हो जाएगा विद द अट्रैक्शन ऑफ दिस डाइपोल, यानी कि इन प्लेट्स के ऊपर पाया जाने वाला जो चार्ज है उनमें से कुछ चार्जेस अट्रैक्शन की वजह से, इनके साथ स्टैटिक फोर्स की वजह से इस डाइपोल के साथ क्या हो जाएंगे? इंगेज हो जाएंगे। अब डाइपोल के साथ इंगेज हो जाने की वजह से वो वाले चार्जेस चार्जिंग डिस्चार्जिंग वाले फिनोमेना के अंदर पार्ट प्ले नहीं करेंगे, या कैपेसिटर की जो परफॉर्मेंस है या कैपेसिटर का जो यूज है उसके अंदर इस्तेमाल नहीं होंगे। राइट? उन चार्जेस की वजह से क्या होगा? उन चार्जेस के कम हो जाने की वजह से चार्ज डेंसिटी में कमी आ जाएगी। सिग्मा आप पहले पढ़ चुके हैं, चार्ज डेंसिटी है चार्ज पर यूनिट एरिया। तो इस चार्ज के कम हो जाने की वजह से आपके पास इस सिग्मा यानी कि चार्ज डेंसिटी में भी क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। अब चार्ज डेंसिटी कम किस वजह से हुई है? चार्जेस के कम हो जाने की वजह से, जो कि दोनों प्लेट्स के ऊपर डिपॉजिट थे, क्योंकि उसमें से कुछ चार्जेस तो डाइलेक्ट्रिक के साथ एंगेज हो गए, और जो प्लेट्स के ऊपर चार्ज इस वक्त मौजूद है जो कि दोनों प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट कर रहा है, वो चार्ज जो है आपके पास वो कम हो गया है, जिसकी वजह से चार्ज डेंसिटी कम हो गई। इस चार्ज की डेंसिटी कम हो जाने की वजह से आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड चार्जेस की वजह से पैदा होती है। अगर प्लेट्स पे पाया जाने वाला चार्ज कम हो जाएगा तो उसकी वजह से पैदा होने वाली जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो भी कम हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कम हो जाने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी में भी कमी वाकई हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी में कमी वाकई हो जाएगी तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्मूले के मुताबिक V = ED होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम हो जाने की वजह से V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स वो भी कम हो जाएगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीज कर जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस के डिक्रीज कर जाने की वजह से कैपेसिटेंस में इजाफा हो जाएगा, यानी कि एक कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान जो आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख रहे हैं, उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम के रखने की वजह से उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस में इजाफा हो जाएगा। यानी कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखने का एक फायदा क्या हुआ? आप इसके रखने से कैपेसिटर की कैपेसिटी यानी कि कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं, ज्यादा चार्ज उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। जी बेटा, आज का हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एक कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होती है और कैसे स्टोर होती है उसको हम देखने जा रहे हैं। ये बात तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो एनर्जी स्टोर्ड है वो कैपेसिटर के अंदर पाए जाने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर होती है। अब हम उस एनर्जी का मैथमेटिकल रिलेशन फाइंड करने जा रहे हैं कि वो जो एनर्जी जो कि कैपेसिटर की इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्टोर है उसका मैथमेटिकल रिलेशन क्या है और वो किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करती है। राइट? इस मकसद के लिए सबसे पहले मैं एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को सपोज कर लूंगा। मैंने यहाँ एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर सपोज कर लिया है। इनिशियली हम देखें ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऐसा है जिसके साथ एक स्विच और एक डीसी सोर्स जिसका वोल्टेज V है सीरीज में कनेक्टेड है। राइट? अब ये डायग्राम आपकी बुक में नहीं बनी हुई, ये आप इसको बना लीजिएगा। इनिशियली हम कहते हैं कि ये स्विच ओपन था। अगर ये स्विच ओपन है तो यहाँ करंट 0 होगा। करंट 0 होने की वजह से चार्जेस जो इस सर्किट में से फ्लो हो रहे होंगे वो भी 0 होगा। अब चार्ज अगर 0 है तो इस कैपेसिटर की प्लेट्स में जो चार्ज स्टोर्ड है वो भी क्या होगा? 0 होगा, यानी कि चार्ज की वैल्यू 0 होगी। चार्ज की वैल्यू 0 हो जाने की वजह से कैपेसिटर की प्लेट्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी 0 होगा, यानी कि इस कैपेसिटर का जो इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस है V1 इट विल बी इक्वल टू व्हाट? 0, क्योंकि कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर कोई ऑपोजिट चार्ज स्टोर नहीं हुआ। चार्ज स्टोर ना होने की वजह से उसकी प्लेट्स के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होगा बेटा? वो 0 होगा। राइट? अब चार्ज स्टोर भी 0 होगा, ये मैं आपको बता चुका हूं। जैसे ही ये स्विच क्लोज किया जाएगा, ये इसको स्विच ऑन किया जाएगा, स्विच ऑन होने से इसमें से करंट फ्लो करेगा। अब वो करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज कितना फ्लो करेगा? कैपिटल Q/T, यहां मैंने करंट को लिया हुआ है। अब इस करंट के फ्लो हो जाने की वजह से इस कैपेसिटर की एक प्लेट पे पॉजिटिव और दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लेट इसके अक्रॉस जो चार्ज स्टोर हुआ है कैपिटल Q है, और जो इसका पोटेंशियल डिफरेंस इन चार्जेस के स्टोरेज की वजह से अपीयर हो रहा है प्लेट्स के अक्रॉस वो V है। अब चूंकि ये बैटरी का वोल्टेज और कैपेसिटर पैरेलल में है, जो बैटरी का वोल्टेज होगा वही कैपेसिटर की प्लेट्स के क्रॉस अपीयर होगा, जिसको मैं V सपोज कर रहा हूं। राइट? अब चूंकि यहाँ पोटेंशियल चेंज हो रहा है, इनिशियल और फाइनल कंडीशंस हैं, तो पोटेंशियल को हम एवरेज लेंगे यहाँ। तो पोटेंशियल एवरेज पोटेंशियल निकालने के लिए मैं दोनों पोटेंशियल्स की वैल्यूज को ऐड करूंगा और नंबर ऑफ वैल्यूज यानी कि 2 पे डिवाइड कर दूंगा। तो V1 प्लस V2/2 विल गिव यू एवरेज पोटेंशियल V एवरेज। अब यहाँ V1 की वैल्यू कितनी थी? 0। V2 की वैल्यू कितनी है? V। इन दोनों वैल्यूज को पुट करूंगा तो मेरे पास एवरेज वोल्टेज या एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर क्या आ जाएगा? हाफ V, यानी कि हाफ ऑफ द बैटरीज वोल्टेज। राइट? अब आपको पता है कि जो बैटरी वर्क डन कर रही है चार्जेस के ऊपर, वही वर्क डन जाके कैपेसिटर की प्लेट्स में एज एनर्जी स्टोर होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक। यानी कि जो बैटरी एनर्जी दे रही है उसी एनर्जी ने जाके कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस क्या होना है?
स्टोर होना है। तो यहां मैंने वही बात लिखी, द वर्क डन बाय द बैटरी अपीयर्स एज द एनर्जी स्टोर्ड, यानी कि बैटरी का किया गया जो वर्क डन है वो कैपेसिटर की प्लेट्स में स्टोर होने वाली एनर्जी के बराबर होगा। इसी चीज को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक मैंने यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है जी। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर विल बी इक्वल टू व्हाट, Q into VAV। अब Q into VAV क्या है? Q into VAV is actually the electrical work done। ये इलेक्ट्रिकल वर्क डन का फॉर्मूला जो बैटरी कर रही होगी, Q इज द टोटल चार्ज जो बैटरी के वर्क डन की वजह से इस सर्किट में फ्लो कर रहा है और कैपेसिटर की प्लेट्स के अक्रॉस वो डिपॉजिट हो रहा है, और V एवरेज वो पोटेंशियल है, वो एवरेज पोटेंशियल है जो कि इस कैपेसिटर की प्लेट्स के ऊपर एवरेजली ड्रॉप हो रहा है, राइट। अब इन दोनों की वैल्यूज मुझे पता है कि Q इज इक्वल टू CV है। आपने ये कैपेसिटर के इनिशियल टॉपिक में पढ़ लिया, Q इज इक्वल टू CV है, तो Q इज इक्वल टू CV को यहाँ मैं पुट कर रहा हूँ। इसी तरह से एवरेज पोटेंशियल आपको पता है किसके बराबर है, मैंने अभी निकाला, V एवरेज इज इक्वल टू हाफ V। अगर मैं इन दोनों की वैल्यूज यहाँ पुट करूँ, Q इज इक्वल टू CV एंड V एवरेज इज इक्वल टू हाफ V, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास जो रिलेशन डेवलप होगा, इट विल बी हाफ CV स्क्वायर, where C is the capacitance of that capacitor and V is the potential difference across the plates of that capacitor. Half CV square will be representing the energy stored in that capacitor in its electric field. अब ये तो था इसका जनरल रिलेशन ऑन द बिहाफ ऑफ कैपेसिटेंस एंड वोल्टेज ड्रॉप। अब इसी रिलेशन को हम देखने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डायमेंशन ऑफ दैट कैपेसिटर। अब यहां सपोज करें कि जो कैपेसिटर की प्लेट्स है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, यानी कि सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स, इट इज D, और दोनों के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो रही है उसकी इंटेंसिटी E है, राइट। और इन दोनों के दरमियान जो मीडियम है उसकी रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन R है। अगर इन तमाम चीजों को सपोज करते हुए मैं चलूं तो मैं इसके रिलेशन को आसानी से डेवलप कर सकता हूं, क्योंकि तो अपने लास्ट टॉपिक में जो कैपेसिटेंस का रिलेशन पढ़ा था वो ये पढ़ा था, C is equal to A epsilon naught epsilon R over D, जो कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस थी, और वो डिपेंडेंसीज भी यहाँ आपके सामने मौजूद है कि वो दोनों प्लेट्स की सेपरेशन के साथ इनवर्स रिलेशन में है, एरिया के साथ डायरेक्ट रिलेशन में है, और रिलेटिव परमिटिविटीज जो है इनके साथ भी ये डायरेक्ट रिलेशन में है, राइट। इस कैपेसिटेंस के रिलेशन को मैं C की जगह रिप्लेस करूंगा, और ये जो मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस है मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट के फॉर्मूले से इसको ड्राइव कर सकता हूं। किस तरह से? आपको पता है E is equal to V over D होता है, तो V जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये बराबर किसके होगा, E into D। अब ये जो कैपेसिटेंस है और ये जो पोटेंशियल डिफरेंस V है, इन दोनों की वैल्यूज उठाकर अगर मैं इस रिलेशन में रिप्लेस करूं तो मेरे पास जो नया रिलेशन डेवलप होगा, इट विल बी एनर्जी इज इक्वल टू हाफ, ये वाला हाफ, और यहां अगर मैं कैपेसिटेंस की वैल्यू पुट करूं जो कि कैपेसिटेंस की वैल्यू A epsilon naught epsilon R over D है, तो यहां पुट करने से ये आपके पास आ जाएगा A epsilon naught epsilon R over D, और इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, V स्क्वायर, और V की वैल्यू मैं यहां निकाल चुका हूं E into D पोटेंशियल ग्रेडियंट के रिलेशन से। तो यहां अगर मैं पोटेंशियल ग्रेडियंट के रिलेशन से V की वैल्यू ED पुट करूं तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास वहां V का स्क्वायर है। तो इसका स्क्वायर होने की वजह से आपके पास जो रिलेशन डेवलप होगा वो आपके पास कुछ ये हो जाएगा कि यहां से आपके पास E स्क्वायर D स्क्वायर आएगा, तो यहां से एक D इस डिनोमिनेटर वाले D से कैंसिल हो जाएगा, और यहां से ये E का स्क्वायर हो जाएगा जिसको मैंने यहां लिखा हुआ है, और ये एक D यहां बच जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर था, इस D से कैंसिल होने के बाद यहाँ D बच जाएगा। इस एरिया को इस D के साथ मैंने अलग करके लिख दिया है ताकि हम कैपेसिटर की डायमेंशंस का आइडिया लगा सकें, राइट। अब यहां जो मेरे पास ये जो A into D है, D is the distance between the plates या separation between the plates, and A is the area of that plate, और एरिया दोनों प्लेट्स का सेम है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होकर आपको क्या देंगे, उस कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान पाए जाने वाले वॉल्यूम की वैल्यू देंगे। इट मींस ये वॉल्यूम होगा कैपेसिटर का, राइट। अगर मैं इस वॉल्यूम को यहां से एनर्जी के डिनोमिनेटर में ले आऊं तो ये एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का रिलेशन बन जाएगा। एनर्जी का रिलेशन तो आपके सामने मौजूद है, लेकिन जो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है यहां से मुझे एक नई टर्म मिलेगी। जिस तरह से चार्ज पर यूनिट एरिया आपके पास चार्ज डेंसिटी थी, इसी तरह से एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आपके पास एनर्जी डेंसिटी है। तो एनर्जी डेंसिटी का जो रिलेशन आपके पास बचेगा, इट विल बी हाफ E स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R। एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R तो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू होंगी, इसका मतलब कि एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के साथ डायरेक्ट रिलेशन में होगी। एनर्जी डेंसिटी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के स्क्वायर के साथ डायरेक्ट रिलेशन में होगी। इसका मतलब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बढ़ने की वजह से आपके पास जो एनर्जी स्टोर्ड है वो भी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी किस पे डिपेंड करती है, चार्जेस पे। अब चार्जेस ज्यादा स्टोर होंगे कैपेसिटी बढ़ने की वजह से, तो क्या होगा, उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी ज्यादा होगी, और चार्जेस के ज्यादा स्टोर होने की वजह से उसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी भी ज्यादा होगी, और एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम जिसको मैं एनर्जी डेंसिटी कह रहा हूं वो भी ज्यादा होगी, राइट। अब एनर्जी डेंसिटी का रिलेशन जो आपके पास है उसके मुताबिक मैं एनर्जी डेंसिटी की यहां डेफिनेशन जो कर सकता हूं वो किस तरह से कर सकता हूं, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर विद रिस्पेक्ट टू इट्स वॉल्यूम इज नोन एज व्हाट, एनर्जी डेंसिटी ऑफ दैट कैपेसिटर।
जी बेटा, इसके साथ ही आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसके साथ ही आज की वीडियो का इख्तिताम होता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।